सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं मैराथन मैन के बारे में। ये कहानी है थॉमस नाम के आदमी की, जो एक साजिश में फंस जाता है, मगर अब उसे दुनिया के सामने पूरी सच्चाई लानी है, चाहे कैसे भी। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं दौड़ते हुए, जिसका नाम है थॉमस। थॉमस एक मैराथन मैन है। वो हमेशा ही मैराथन में हिस्सा लेता है। आज भी उसने हिस्सा ले रखा है। तभी दूसरी तरफ हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो जाता है एक सेफ्टी बॉक्स के पास। वो चाबी से बॉक्स को खोलता है और अंदर से एक छोटे से डब्बे को बाहर निकालता है और चला आता है बाहर बैंक के। और चलते समय वो हैंड ओवर कर देता है उस चीज को एक दूसरे आदमी को। फिर वो बैठ जाता है अपनी गाड़ी में और ये लोग चलना शुरू कर देते हैं। कुछ देर के बाद उसकी गाड़ी आकर के टकरा जाती है एक दूसरे बूढ़े आदमी से। तब इन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। ये बहस इतनी लंबी चलती है कि अब चारों तरफ गाड़ियां रुक चुकी हैं और पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। तभी एक टैंकर आकर के टकरा जाता है इनकी गाड़ियों से और दोनों की दोनों गाड़ियां ब्लास्ट हो जाती हैं। दोनों बूढ़े आदमी अब मारे जा चुके हैं। हम उस चाबी को भी जलते हुए देखते हैं उस एक्सीडेंट में। दूसरी तरफ थॉमस आकर के खड़ा होकर के इन चीजों को देख रहा है। उसके साथ साथ बाकी लोग भी मैराथन में भागने वाले सब इस इंसिडेंट को देख रहे हैं, मगर वो ज्यादा देर नहीं रुक पाते और दोबारा भागना शुरू कर देते हैं। सबके सब अब जीत की दहलीज पे हैं। थॉमस के आगे जो आदमी होता है उसके ऊपर कुत्ता हमला कर देता है। तब वो रुक जाता है। थॉमस थोड़ी देर उसे देखता है और दौड़ना शुरू कर देता है, मगर इस एडवांटेज के बाद भी वो मैराथन को नहीं जीत पाता, बल्कि उसके पीछे वाला आदमी जीत जाता है। हारने के बाद वो जैसे ही घर पे आता है, बाहर के सारे पड़ोसी उसे चिढ़ाने लगते हैं, मगर वो उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता और लेट जाता है बाथटब में। वो अपने सामने ही टीवी देख रहा है, जिसपे वही खबर आ रही है कि शहर में आज कितना बड़ा हादसा हुआ है। और हादसे में जो बूढ़ा आदमी मारा गया है वो एक नाजी ऑफिसर का भाई था। थोड़ी देर के बाद शहर में हम एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम है रॉय शेडर। रॉय जब रोड पे होता है तब वो कुछ अपने लिए फ्लावर्स खरीदता है, उसके साथ साथ चॉकलेट भी, और चला आता है अपने होटल वापस। होटल में आने के बाद हम देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी ने जिस डब्बे को दिया था वो डब्बा रॉय के पास ही है, जिसे वो चॉकलेट के बॉक्स में छुपा देता है। तभी होटल का एक स्टाफ अंदर आता है और कहता है कि आपके लिए कपड़े भिजवाए गए हैं। रॉय कहता है कि आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, मेरे लिए कोई कपड़े क्यों भिजवाएगा, ये कपड़े मेरे नहीं है। इतना कहने के बाद वो बाहर भेज देता है उस आदमी को। फिर डब्बे को पैक करता है और चला आता है एक दुकान पे। हम दुकान के ओनर को देखते हैं जिसका नाम है ले क्लर्क। उसे वो डब्बा देता है और कहता है कि मुझे इसे बेचना है। क्लर्क कहता है कि इतनी आसानी से नहीं बिकने वाला है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। वो उसे एक लोकेशन बताता है और कहता है कि जैसे ही ये काम पूरा होता है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तब रॉय निकल जाता है। रॉय जैसे ही आगे बढ़ता है उसके बगल में ही एक ब्लास्ट होता है। तब हमें समझ में आता है कि शायद ये ब्लास्ट रॉय के लिए ही था और उसकी किस्मत अच्छी है कि वो बच गया। दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो कॉलेज में है। वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है और अभी उसकी बात हो रही है एक प्रोफेसर से। प्रोफेसर उसे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके थॉमस को अपनी थीसिस लिखनी शुरू कर देनी चाहिए, और प्रोफेसर चाहता है कि वो कम्युनिस्ट विचारधारा पे एक थीसिस लिखे। तभी थॉमस को याद आता है अपने पिता के बारे में। उसके पिता ने खुद अपनी जान ले ली थी और थॉमस ने इन चीजों को अपनी आंखों से देखा था। वो प्रोफेसर को कहता है कि मेरे पिता बेगुनाह थे। प्रोफेसर कहता है कि मुझे पता है, मैं भी चाहता हूँ कि तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और इन सारी चीजों को भूल जाओ। थॉमस निकल जाता है यहाँ से। दूसरी तरफ हम एक चाइनीज आदमी को देखते हैं जो एक आंख से अंधा है। उसकी नजर है रॉय पे। जब से रॉय यहाँ पर आया है तब से वो उसके पीछे घूम रहा है। रॉय अभी अपने हैंडलर से मिल रहा है जिसका नाम है जेनवे, और यहाँ पर एक लड़की भी है। जब ये लोग बात कर रहे होते हैं तब रॉय सारी बातें बताता है जेनवे को। उससे कहता है कि आज रात मुझे ओपेरा हाउस जाना है, क्लर्क ने मुझे वहीं पर बुलाया है पैसों के लिए। उसके साथ साथ वो कहता है कि जैसे ही मैं गुजरा था मेरे बगल में एक ब्लास्ट हुआ था, शायद वो मेरे लिए भी हो सकता था। इन बातों को सुनने के बाद जेनवे कहता है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, पूरे पेरिस शहर में रोज यहाँ पर ब्लास्ट हो रहे हैं, वो तुम्हारे लिए नहीं होगा। शाम होते ही रॉय पहुंच जाता है ओपेरा हाउस। वहां जाने के बाद उसे पता लगता है कि किसी ने क्लर्क का मर्डर कर दिया है। तब वो पैनिक करने लगता है और आता है बाहर। तब उसे वही लड़की नजर आती है जिससे वो मिला था उस बार में। वो लड़की को कहता है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तब वो लड़की निकल जाती है और रॉय चला आता है अपने होटल वापस। जब वो बालकनी में होता है तभी हम उसी चाइनीज आदमी को देखते हैं जो उसका कमरे के अंदर घुस चुका है। वो धीरे धीरे आगे आता है रॉय के पास और चाकू से हमला करने की कोशिश करता है, मगर वो चाकू को उसके आंख में घुसा पाता उससे पहले रॉय अपने आप को बचा लेता है। इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है और एक वक्त के बाद रॉय गला तोड़ देता है उस चाइनीज आदमी का। फिर उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है क्योंकि अब वो घायल है। तब जेनवे उससे मिलने आता है। रॉय जब उसे पूरी बात बताता है तो कहता है कि बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें हो रही है। वो उसी बूढ़े आदमी के बारे में बात करता है जो एक्सीडेंट में मारा गया है। वो कहता है कि शायद वो एक्सीडेंट नहीं था, उसे कुछ लोगों ने मिल करके मारा है। तब रॉय इस बारे में सोचता है और कहता है कि इस बात को प्रूफ करना बहुत ही मुश्किल होगा, ये 50-50 हो सकता है।
क्या पता वो सच में एक हादसा हो। दूसरी तरफ थॉमस की मुलाकात लाइब्रेरी में एक लड़की से होती है जिसका नाम है एल्सा। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तब एल्सा को लगता है कि थॉमस बिल्कुल सही आदमी नहीं है। वो उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश कर रहा है। तब वो भागने लगती है वहाँ से। वो इतनी तेजी में जाती है कि अपनी किताब को यहीं पे भूल जाती है। उसके जाने के बाद जैसे ही थॉमस किताब को देखता है उसे उस लड़की का एड्रेस मिलता है। वो तुरंत किताब को लेकर के भागता हुआ पहुंचता है उसके घर और किताब लौटा देता है। तब एल्सा खुश हो जाती है और जाने लगती है अपने कमरे में। तब वो उसे रोकता है और डेट के लिए पूछता है। इस बार एल्सा मना नहीं कर पाती और मान जाती है। जल्दी ही ये दोनों डेट पे जाने वाले हैं। तभी हमारे सामने एक आइलैंड का दृश्य आता है। यहाँ पर हम एक गाँव की महिला को देखते हैं जो घर की चीजें लेकर के आई हुई है। जब वो घर की चीजों को सजा रही होती है तभी हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम है डॉक्टर जेल। जेल के पास हर तरीके का अखबार पड़ा हुआ है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि जिस बूढ़े आदमी की मौत हुई है वो जेल का ही भाई था। जेल एक नाजी है और सबको लगता है कि वो मारा जा चुका है, मगर जेल अभी भी जिंदा है। सारे लोग इसके नाम से भी कांपते हैं। इसका निकनेम है व्हाइट एंजल। और अपने भाई के मौत का बदला लेने के लिए अब जेल तैयार है। सबसे पहले वो अपने बाल को काटता है और निकल पड़ता है आइलैंड से बाहर ताकि वो जल्दी अमेरिका जाए और अपने भाई के मौत का बदला ले। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थॉमस एल्सा को लेकर के डेट पे आया है। इनकी डेट अच्छी रहती है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं और हर रोज मिलते हैं। एल्सा अब थॉमस की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। वो अब उसे मैराथन के लिए ट्रेन भी कर रही है। वो उसकी सारी चीजों का ट्रैक रिकॉर्ड रखती है, मगर दो लोग इनका हमेशा ही पीछा कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं थॉमस को इस बात का अंदाजा है। तब वो लेटर लिखता है अपने भाई के पास। उसका भाई कोई और नहीं बल्कि रोय है। वो लेटर में सारी चीजें लिखता है कि उसकी जिंदगी में एक नई लड़की आई है जिसका नाम है एल्सा। ये दोनों एक साथ बहुत खुश हैं, मगर थॉमस को बहुत गुस्सा आता है। कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। यूजुअली थॉमस किसी से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन थॉमस इतने गुस्से में है कि वो लिखता है कि मैं उन्हें मार भी सकता हूँ। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जेल को, जो अब अमेरिका आ चुका है। उसने अपने बीच के सारे बाल काट दिए हैं ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। वो जैसे ही अमेरिका पहुंचता है दो लोग उसे लेने आते हैं और ये दो लोग वही हैं जो पीछा कर रहे थे थॉमस का। यानी कि सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। अब ये लोग जाने लगते हैं। जैसे ही रात होती है रोय घुस जाता है थॉमस के घर के अंदर और उससे मजाक करने के लिए उसका गला पकड़ने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही थॉमस रोय को देखता है खुश हो जाता है क्योंकि बहुत समय के बाद ये दोनों भाई मिल रहे हैं। रोय कहता है कि मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा, आखिर क्या हो रहा है? वो कौन लोग हैं जो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? थॉमस कहता है कि मुझे पता नहीं, मैंने सारी फोटो लाइब्रेरी देख ली, वो हमारे पिता के भी दोस्त नहीं है। इन बातों को सुनने के बाद रोय कहता है कि तुम अभी भी पिताजी के बारे में सोचते हो? वो बंदूक कहाँ है जिनसे उन्होंने अपनी जान ली थी? तब थॉमस उसे बंदूक दिखाता है। रोय कहता है कि आखिर इसे अब तक तुमने क्यों रखा है? थॉमस कहता है कि मुझे पता नहीं। रोय इन सब चीजों के बारे में ज्यादा सवाल जवाब नहीं करना चाहता। वो अपने भाई को कहता है कि कल मैं चाहता हूँ कि तुम और एल्सा दोनों मेरे साथ लंच पे चलो। थॉमस मान जाता है। अगले दिन ये लोग पहुंचते हैं लंच पे। रोय बड़े ही ध्यान से देख रहा है एल्सा को कि एल्सा कोई फ्रॉड तो नहीं है। वो उसके बारे में एक के बाद एक सवाल पूछते रहता है और अपने भाई को भी देखता है। एक वक्त के बाद वो हीरो का जिक्र करता है कि क्या इस लड़की की दिलचस्पी डायमंड्स में है। फिर वो उसके होम टाउन के बारे में पूछता है। जैसे ही एल्सा जवाब देती है वो कहता है कि मैं जानता हूँ ये जगह कहाँ पे है। एक के बाद एक वो बातें करने लगता है और एल्सा सारी बातों में हामी भरती है। वो समझ जाता है कि एल्सा झूठ बोल रही है, वो एक जर्मन है। जैसे ये बात सामने आती है एल्सा कहती है कि हाँ, और मैं सच में थॉमस से शादी करना चाहती हूँ ताकि मुझे यहाँ का ग्रीन कार्ड मिल जाए। लेकिन अब रोय सारी सच्चाई को जान चुका है कि एल्सा काम करती है जेल के लिए और उसने जानबूझ के लगाया है इस लड़की को थॉमस के पीछे ताकि वो रोय पे नजर रख सके। रोय यहाँ से निकलता है और जा करके मिलता है जेल से। तब हमें पूरी बात पता लगती है कि उस डब्बे में बहुत सारे डायमंड्स थे जो जेल के भाई ने निकाला था उस सेफ्टी बॉक्स से और उसे दे दिया था रोय को। लेकिन अब जेल का भाई मारा जा चुका है। तब अपने डायमंड्स के लिए जेल वापस आया है। रोय उसके पास पहुंच करके कहता है कि तुमने ये बहुत ही गलत चीज की है। तुमने उस लड़की को मेरे भाई के पीछे क्यों लगाया? मेरे भाई का इन सारी चीजों से कोई वास्ता नहीं है, तुम उसे इन सारी चीजों में क्यों घसीट रहे हो? जेल कहता है कि मुझे बस श्योरिटी चाहिए थी कि मेरे हीरे कहीं नहीं जा रहे। मुझे तुम पे नजर रखनी थी और तुम्हारे भाई पे ताकि तुम कंट्रोल में रहो। तब रोय भड़क जाता है और कहता है कि तुमने बाउंड्री क्रॉस की है, अब मैं अपने तरीके से इस गेम को खेलूंगा। तब जेल भड़क जाता है। जेल के हाथों में हमेशा ही एक खंजर होता है जिसे वो निकाल करके स्टैब कर देता है रोय को। फिर ये लोग भाग जाते हैं यहाँ से। दूसरी तरफ हम देखते हैं थॉमस को जो कॉल करता है एल्सा के पास। उसे कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने अपने पास्ट के बारे में मुझे झूठ बोला। तुम अगर स्विस नहीं जर्मन हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे अभी भी शादी कर सकता हूँ। अभी इनकी बातें चल ही रही होती है तभी रोय घायल हालत में आता है अपने भाई के पास।
थॉमस उसे देख कर डर जाता है। जब वो जाता है उसके पास तब रॉय उसे कुछ शब्द कहता है और अपना दम तोड़ देता है। इस चीज को देखने के बाद अब थॉमस अंदर से टूटा हुआ है कि उसने अपने भाई को खो दिया। कुछ समय के बाद यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और पुलिस वालों के बाद यहाँ पर आता है जेनवे और थॉमस को कहता है कि मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। तुम्हारा भाई गवर्नमेंट की एक एजेंसी के लिए काम कर रहा था। गवर्नमेंट तुम्हारा ख्याल रखेगी। मुझे बस ये बताओ कि क्या उसने मरने से पहले तुम्हें कुछ कहा? थॉमस कहता है कि नहीं। जेनवे कहता है कि कोई बात नहीं, जिन लोगों ने तुम्हारे भाई को मारा है वो तुम्हारे पीछे भी आएंगे, लेकिन तुम डरना मत, मेरी नजर तुम्हारे ऊपर है। जब भी तुम्हारे ऊपर हमला होगा मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब रात को थॉमस होता है बाथटब में, तभी जेल के लोग आकर के उसे पकड़ लेते हैं और लेकर के जाते हैं अपने अड्डे पे। उन लोगों ने उसे एक कुर्सी से बांध करके रखा है। जेल यहीं पर है अपने डेंटल टूल्स के साथ। वो बार बार थॉमस से कहता है कि तुम्हारे भाई ने मरते समय तुमसे क्या कहा, मुझे वो बताओ। मगर थॉमस उसे कुछ नहीं बताता। तब वो टूल्स को लेकर के आता है सामने और टॉर्चर करना शुरू कर देता है थॉमस को। जेल ऐसे ही टॉर्चर करता है लोगों को अपने डेंटल टूल्स के साथ। थोड़े समय के बाद जब थॉमस की हालत खराब हो जाती है तब वो उसे एक दवाई देता है और कहता है कि ये तुम्हारी मदद करेगा दर्द से छुटकारा दिलवाने। फिर ये लोग उसे लिटा देते हैं एक बिस्तर पे। थॉमस देखता है कि चुपके से यहाँ पर जेनवे आया हुआ है। वो 2 लोगों को मारता है, फिर यहाँ से निकाल के लेकर के जाने लगता है थॉमस को। गाड़ी में थॉमस को बैठा करके उससे पूछता है कि अभी भी वक्त है, बता दो कि तुम्हारे भाई ने तुमसे क्या कहा। थॉमस कहता है कि उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। और आखिर ये सब क्या चल रहा है? तब जेनवे पूरी कहानी बताता है कि जेल एक नाजी ऑफिसर था, बहुत ही खतरनाक, और कंसंट्रेशन कैंप में काम करता था। अगर किसी यहूदी को अपनी जान बचानी होती थी तो जान के बदले वो उसे एक डायमंड देता था। इस तरीके से उसने बहुत सारे डायमंड्स इकट्ठा कर लिए, मगर वो अपने पास नहीं रख सकता था। तब उसने सारे के सारे डायमंड्स को अमेरिका भिजवा दिया अपने भाई के पास, और उसके भाई ने सारे के सारे डायमंड्स को रख दिया एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में। फिर ये लोग इंतजार करने लगे कि कब ये युद्ध खत्म होगा। जैसे ही ये युद्ध खत्म हुआ, जेल के भाई ने सारे डायमंड्स को बाहर निकाला और वो डायमंड्स चले गए तुम्हारे भाई के पास। अब उसी डायमंड को जेल ढूंढ रहा है। मुझे बता दो कि वो डायमंड्स कहाँ पे है, तब तुम्हारी जान बच जाएगी। मैं गवर्नमेंट की एजेंसी के लिए काम करता हूँ। मगर थॉमस कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। तब वो गाड़ी को मोड़ करके लाता है उसी जगह पे जहाँ पर जेल के लोग उसे लेकर के आए थे। तभी थॉमस की नजर उन्हीं 2 लोगों पे पड़ती है जिन्हें जेनवे ने मार दिया था। यानी कि जेनवे हमेशा से जेल के साथ मिला हुआ था और शायद थॉमस के भाई को भी जेनवे ने ही मरवाया है। अब ये सारी बातें थॉमस के समझ में आ चुकी हैं। अंदर जाने के बाद जेनवे आकर के मिलता है जेल से और उसे कहता है कि शायद ये लड़का कुछ नहीं जानता। जेल अभी उसकी बातों पे भरोसा नहीं कर रहा। वो दोबारा टॉर्चर करना शुरू कर देता है थॉमस को, लेकिन जब थॉमस कुछ नहीं बताता तब वो भी समझ जाता है कि शायद इसे कुछ नहीं पता। वो अपने दोनों आदमियों को कहता है कि इस आदमी से छुटकारा पाओ, इसे मार के खत्म कर दो। फिर वो आकर के मिलता है जेनवे से। जेनवे कहता है कि मुझे यहाँ से निकलना है, जितनी जल्दी हो सके सारे के सारे डायमंड्स को ढूंढो। दूसरी तरफ जेल के लोग लेकर के जा रहे हैं थॉमस को बाहर ताकि वो उसे मार सके, मगर वो उसे गाड़ी में बैठाते उससे पहले वो निकल करके भागना शुरू कर देता है। तब सारे लोग उसका पीछा करते हैं, मगर थॉमस एक मैराथन मैन है, उसे पता है कि कैसे दौड़ते हैं। ये लोग उसे नहीं पकड़ पाते। अंत में वो भाग करके बैठ जाता है कैब में और चला आता है यहाँ से दूर। उसके पास पैसे नहीं होते तब वो अपनी घड़ी देता है कैब ड्राइवर को और उससे कुछ पैसे लेकर के सीधा कॉल करता है एल्सा के पास। उससे कहता है कि मुझसे आकर के 1 घंटे में मिलो। फिर वो जाने लगता है अपने घर की तरफ, क्योंकि उसे अपने घर से बंदूक निकालनी है, वही बंदूक जिससे उसके पिता ने अपनी जान ली थी। मगर वो जानता है कि उसके घर के पास कोई ना कोई तो होगा जरूर। तब वो जाता है अपने पड़ोसी के पास जो हमेशा ही उसे चिढ़ाया करते थे और उन्हें कहता है कि तुम्हें मेरे घर से एक चीज लानी है, बदले में तुम जो चीज चाहो वो मेरे घर से उठा सकते हो। वो लोग मान जाते हैं और जाने लगते हैं उसके घर की तरफ। तब वो लोग देखते हैं कि जेनवे उसके घर के सामने है। वो इन पे बंदूक तान देता है, मगर इन सब के हाथों में बंदूकें हैं। तब जेनवे चला जाता है कि वो इनसे नहीं लड़ सकता। ये लोग अंदर जाते हैं और बंदूक ला करके दे देते हैं थॉमस को। थॉमस भागते हुए पहुंचता है एल्सा के पास। तब एल्सा उसे लेकर के आती है शहर के बाहर एक घर में और कहती है कि ये मेरा वेकेशन होम है। तब थॉमस उससे कहता है कि अब मुझे सच्चाई बताओ पूरी, क्या एजेल का घर है? तब वो रोने लगती है। यानी कि थॉमस को अब सच्चाई पता है एल्सा की और वो बिल्कुल तैयार है इन सबको फेस करने के लिए। वो एल्सा से कहता है कि मुझे बस इतना बताओ कि वो लोग कितनी देर में आ रहे हैं। एल्सा कहती है कि बहुत जल्द। तब ये लोग जाकर के अंदर छुप जाते हैं। थॉमस अब अपने बंदूक के साथ तैयार। तभी यहाँ पर जेनवे आता है 2 लोगों के साथ। थॉमस उन पर बंदूक तान देता है और जेनवे को कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, बस मैं जितना पूछता हूँ उतना बताओ। मेरी दुश्मनी जेल के साथ है, वो कहाँ पे है? तभी वो दोनों लोग गोली चलाने की कोशिश करते हैं। इस चीज को देखने के बाद जेनवे उन दोनों को गोली मार देता है। थॉमस उससे कहता है कि अपनी बंदूक नीचे फेंक। जेनवे कहता है कि मुझे पता है कि कहाँ पर है जेल, मैं तुम्हें उसकी लोकेशन देता हूँ, उसके पास जाओ। वो एक जगह की लोकेशन बताता है। तब यहाँ से निकल पड़ता है थॉमस।
जिनमें दोबारा अपनी बंदूक उठाता है ताकि वो पीछे से गोली मार सके थॉमस को। तभी एल्सा चिल्ला करके उसे आगाह कर देती है। इस चीज को देखते ही जेनवे एल्सा को मार देता है। तब थॉमस आता है अंदर और मार गिराता है जेनवे को। अब जेल के पूरे घर में लाशें पड़ी हुई हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेल जो जाता है डायमंड डिस्ट्रिक्ट में ताकि वो पता लगा सके कि उसके डायमंड्स की क्या वैल्यू है। जैसे ही वहाँ पे जाता है वो देखता है कि चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं और हर तरफ यहाँ पर यहूदी फैले हुए हैं। तब वो भाग जाता है। बाहर आने के बाद एक औरत उसे देख लेती है। उस औरत ने इसे पहले भी कहीं देखा है मगर उसे याद नहीं आ रहा। तब वो घुसता है दूसरे डायमंड की दुकान में और बातें करने लगता है कि उसके पास जितने डायमंड है उसकी वैल्यू क्या है। तब वो लोग कहते हैं कि हमने शायद तुम्हें कहीं देखा हुआ है, तुम्हारा नाम क्या है। जेल अपना गलत नाम बताता है। तभी उसकी नजर पड़ती है इनके हाथों जहाँ पर एक निशान है और यह निशान उन लोगों के हाथों पे लगाया जाता था जिन्हें भेजा जाता था कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। जेल समझ जाता है कि इन लोगों ने उसे देखा है। वो भाग करके आता है बाहर। तभी उस औरत को भी याद आ जाता है कि जेल कौन है। वो सबको चिल्ला करके कहती है कि ये आदमी कातिल है मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता। जैसे ही वो रोड पे आती है गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है और औरत की मौत हो जाती है। जेल जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है डायमंड की दुकान वाला आदमी बाहर आकर के उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मुझे याद आ गया है कि तुम कौन हो। तुम जेल हो जिसने बहुत सारे मासूम यहूदियों को मारा है। इस बात को सुनते ही वो अपने हाथ का ब्लेड निकालता है और स्टैब कर देता है इस आदमी को। अब चारों तरफ भगदड़ मच चुकी है जिसका फायदा उठा करके जेल यहाँ से भाग जाता है और पहुंचता है बैंक में। एक और सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स है जिसके अंदर से वो सारे के सारे डायमंड्स को बाहर निकालता है, लेकिन वो बाहर निकल पाता उससे पहले उसके सामने आकर के थॉमस खड़ा हो जाता है। मरने से पहले उसके भाई ने बता दिया था कि कौन से बैंक के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में सारे डायमंड्स को रखा गया है। वो उस पर बंदूक तानता है और कहता है कि मेरे साथ चलो। बगल की एक फैक्ट्री में वो उसे लेकर के जाता है। तब जेल पूरी सच्चाई बताता है कि अब तक जितनी भी चीजें हुई वो सब कुछ बस एक नाटक था ताकि कोई भी जेल के पीछे ना आए। सबको लगे कि वो डायमंड चोरी हो गया है और रॉय को पता है कि वो डायमंड कहाँ पे है, जबकि डायमंड हमेशा से दूसरे डिपॉजिट बॉक्स में था जिसके बारे में जेल को हमेशा से पता था। और अंत में रॉय ने भी इस चीज को फिगर आउट कर लिया था। अब जेल उससे कहता है कि इस बॉक्स में बहुत सारे हीरे हैं, इनमें से आधा लो और यहाँ से गायब हो जाओ। मगर अब पूरा का पूरा ब्रीफकेस पड़ा हुआ है यहाँ पे थॉमस के पास और थॉमस ने दूरी बनाई हुई है जेल से। थॉमस जेल से कहता है कि अब मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ, इनमें से जितने भी हीरे तुम चाहो लेकर के जा सकते हो मगर उतने ही जितने तुम निगल सकते हो। जेल को यह बात समझ में नहीं आती। तब वो बैग से डायमंड्स निकाल करके फेंकता है जिनमें से आधे डायमंड्स गिर जाते हैं नीचे नाले में। जेल चिल्लाने लगता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तब थॉमस उससे कहता है कि हीरो को खाना शुरू करो वरना मैं बाकी को भी फेंक दूंगा। तब वो एक एक करके हीरो को निगलने लगता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है वो थॉमस की तरफ और कहता है कि तुम्हारे पिता भी कमजोर थे, उन्होंने अपनी जान ले ली, फिर तुम्हारे भाई को मैंने मारा क्योंकि वो भी कमजोर था और तुम भी कमजोर हो। इतना कहते ही वो चला आता है उसके पास। थॉमस इतने गुस्से में होता है कि वो थप्पड़ मारता है जेल को। तभी उसके हाथ से बंदूक नीचे गिर जाती है। इस चीज को देखने के बाद अब जेल अपने ब्लेड को निकालता है और स्टैब करने की कोशिश करता है थॉमस को, मगर थॉमस बच जाता है। बचते ही वो सबसे पहले डायमंड के बॉक्स को फेंकता है नीचे। अपने डायमंड्स को नाले में जाते हुए देख करके जेल भड़क जाता है और कूद के जाता है डायमंड्स को बचाने के लिए, मगर वो गिरने लगता है सीढ़ियों से नीचे और इसी अफरा तफरी में उसका खुद का ब्लेड घुस जाता है उसके पेट में। सारे के सारे हीरे अब नाले में बह चुके हैं और पेट में ब्लेड घुसने की वजह से जेल की भी जान चली जाती है। थॉमस इन चीजों को देखता है और निकल जाता है वहाँ से। वो फिर से सड़कों पे भाग रहा है अपने मैराथन की तैयारी करने के लिए और अंत में बंदूक को फेंक देता है यहाँ के पानी। यानी उसके पिता की जो यादें थी उन सारी यादों को वो भूल चुका है और उसे अपने पास से आगे निकलना है। फिर इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।